जो बच्चे इस साल बीएससी सेकेंड सेमेस्टर जोलॉजी का एग्ज़ाम पेपर देने वाले हैं उनके लिए ये क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जिस तरह सूरज पूरब से निकलता है उसी तरह ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम पेपर में रखे हुए मिलते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना, सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद करना, समझना। जैसे यही क्वेश्चन इस साल एग्ज़ाम पेपर में फंसेंगे। पेपर का नाम है बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो इस साल आपके एग्जाम पेपर में फंस सकते हैं। तो सीधे क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ बढ़ता हूं और क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, ग्लूकोज को पाइरूवेट में बदलने के दौरान एटीपी का शुद्ध लाभ क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पाइरूवेट के 2 या 3 क्वेश्चन, ये जो तुम देख रहे हो ना पाइरूवेट, इसके 2 या 3 क्वेश्चन हर साल एग्जाम पेपर में फंसते हैं, इसलिए मत छोड़ना इसको। ए पे टिक लगा दो। 2 ATP, और ATP की फुल फॉर्म आपको याद है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सीधे क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मजबूत और टिकाऊ क्वेश्चन। देखते हैं आज कौन कौन इसका राइट ऑप्शन देगा। निम्नलिखित में से कौन सा पेशीय तंत्र का कार्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पेशीय तंत्र का कार्य नहीं है। सी पे टिक लगा दो। रक्तचाप का नियमन इज अ राइट ऑप्शन। ओके ओके सर। चलिए अगला क्वेश्चन बताओ फटाफट तेजी से। सह एंजाइम है। अब सह एंजाइम हमेशा एक प्रोटीन, इस पर टिक मत लगाना क्योंकि आपको पता है कि एंजाइम प्रोटीन होते हैं, बट ये जो तुम को एंजाइम देख रहे हो ना, ये क्या होता है, प्रायः एक विटामिन होता है। समझ में आई बात। अरे यार यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। सामान्य तंत्र यह है कि एंजाइम कार्य करता है। अरे भैया क्वेश्चन जरा पढ़ो ठीक से। सामान्य तंत्र यह है, सामान्य तंत्र यह है कि एक एंजाइम कार्य करता है। हमेशा हमेशा ए पे टिक लगाओ। सक्रियण ऊर्जा को कम करना। ओके, किसको, सक्रियण ऊर्जा को कम करना। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ो। जाइमोनेज या प्रो एंजाइम है। फंस गए बेटे, फंस गए, फिर फंस गए। जाइमोजेन, जाइमोजेन या प्रो एंजाइम है। सी पे आप टिक लगा दो। एंजाइम अग्रदूत, ये वो क्वेश्चन है जो हर साल एग्जाम पेपर में फंसते हैं, इसलिए कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना। सभी क्वेश्चन को बड़े प्यार के साथ पढ़ना, समझना। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लाइकोप्रोटीन का उदाहरण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लाइकोप्रोटीन का उदाहरण है, और वो है तुम्हारा म्यूसिन। का नाम सुना है आपने। अच्छा क्या होता है म्यूसिन, फटाफट तेजी से बता दो। आज कौन बताएगा, देखता हूँ ये म्यूसिन के बारे में कौन कौन जानता है। नहीं पता, नहीं पता। चलिए बस ऑप्शन लगा दो टिक कि यार म्यूसिन नाम की कोई चीज़ होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, अगला क्वेश्चन पढ़ो फटाफट तेजी से। लैक्टिक एसिड के संचय के कारण किस प्रकार की मांसपेशी थकान होती है। अरे है, किस प्रकार की मांसपेशी थकान होती है। तो यहाँ पर जो है ना बी पे टिक लगा दो, परिधीय थकान होती है। देखो दमदार क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, कोई मैंने अपने पास से नहीं लिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न की उपस्थिति की पुष्टि के लिए बेनेडिक्ट अभिकर्मक। ये बेनेडिक्ट अभिकर्मक हर साल एग्जाम पेपर में आता है, इसलिए मत छोड़ना। बेनेडिक्ट अभिकर्मक से याद कर लो, 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम पेपर में फंसे हुए मिलते हैं। तो निम्न की उपस्थिति की पुष्टि के लिए बेनेडिक्ट अभिकर्मक परीक्षण आयोजित किया जाता। तो यहाँ पर जो 8वें का राइट ऑप्शन है वो है शर्करा कम करना। ठीक है, शर्करा को कम करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी चिकनी पेशी की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी चिकनी पेशी की विशेषता नहीं है। तो धारीदार उपस्थिति, ये चिकनी पेशी की व्यवस्था नहीं है क्योंकि धारियाँ पड़ी हुई है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीकरण होता है। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, दमदार क्वेश्चन है। फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीकरण होता है हमेशा पर ऑक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। कभी कभी एग्जाम पेपर में पूछ लेता है कोशिका का पावर हाउस कौन सा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये तो पता ही है आप लोगों को। तो पर ऑक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11, कौन सा रेशेदार प्रोटीन है। हाँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन पेपर इस साल आप, ये नहीं कि ये वाला क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 11 इस साल आपके एग्जाम पेपर में रखा हुआ मिलेगा, इसका नाम है कोलेजन। राइट ऑप्शन क्या है? ए पे टिक लगा दो, कोलेजन। हीमोग्लोबिन मत ठोक देना कि हीमोग्लोबिन सर हम एक ज़माने से पढ़ते आ रहे हैं यही राइट ऑप्शन होगा, नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बेटे। कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला लिपिड है। कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला लिपिड है फॉस्फोलिपिड। सिंपल सी बात है, फॉस्फोलिपिड इज अ राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो। पादप कोशिका भित्ति में, पादप कोशिका भित्ति में प्रचुर यानी कि सबसे प्रचुर मात्रा में पानी में अघुलनशील पॉलीसेकेराइड कौन सा होता है? पादप कोशिका भित्ति में सबसे अधिक मात्रा में, ये क्वेश्चन पे ज़रा थोड़ा ध्यान दो, क्वेश्चन पे ज़रा थोड़ा ध्यान देना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। यानी कि क्वेश्चन क्या है? पादप कोशिका भित्ति में सबसे प्रचुर मात्रा में पानी में अघुलनशील पॉलीसेकेराइड है, तो ये हमेशा होता है सेल्यूलोज। का नाम सुना है आपने? बस यही राइट ऑप्शन है, ठीक है। सेल वॉल जो है इसी की बनी होती है, सेल्यूलोज की। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, इसका आंसर आप बिल्कुल सही सही बता दोगे। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लैक्टोज चयापचय में शामिल नहीं है? अब आप बोलोगे ग्लैक्टोकिनेज, नहीं, ग्लूकोकिनेज इज द राइट ऑप्शन। ग्लूकोकिनेज, याद कर लो, समझ लो इन क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्लाइकोलाइसिस में दर सीमित चरण के रूप में पाया जाता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्लाइकोलाइसिस में दर सीमित चरण के रूप में पाया जाता है? फटाफट तेजी से राइट ऑप्शन बता दो। तो फास्फोफ्रक्टोज काइनेज इज अ राइट ऑप्शन, फास्फोफ्रक्टोज काइनेज। अच्छे से पढ़ के जाना, समझ के जाना पेपर देने जाओ तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ग्लाइकोजेनोलिसिस है, ग्लाइकोजेनोलिसिस में एड्रेनालिन किस एंजाइम का कार्य करता है? फॉस्फोरिलीज का। फॉस्फोरिलीज इज अ राइट ऑप्शन। अब ये मत देखना कि यार एग्जाम पेपर में अगर ऑप्शन में फॉस्फो कहीं नाम आ गया तो वो राइट ऑप्शन होगा, नहीं, कुछ भी हो सकता। तो यहाँ पर फॉस्फोरिलीज टिक लगा दो, राइट ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। क्लोराइड शिफ्ट किसके परिवहन के लिए आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के परिवहन के लिए ये हमेशा आवश्यक होती है। कौन? क्लोराइड शिफ्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। मायोजेनिक हृदय निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक मौजूद होता है? मायोजेनिक हृदय निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक मौजूद होता है? तो वो जो आदमी होता है ना, उसमें प्रेजेंट होता है। आदमी, आदमी खिलौना है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। धमनियों की दीवारों का मोटा होना कहलाता है। जो धमनियों की दीवारें होती हैं ना, उनका मोटा होना कहलाता है। धमनियों की दीवारों का मोटा होना कहलाता है धमनी काठिन्य। धमनी काठिन्य इज अ राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखो 20। QRST किससे संबंधित है? वो है वेंट्रिकुलर संकुचन बी ध्रुवण से, ठीक है, वेंट्रिकुलर संकुचन बी ध्रुवण से ये संबंधित है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22। निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट उत्पाद है जो गुर्दे द्वारा उत्सर्जित होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गुर्दे द्वारा कभी उत्सर्जित नहीं होती। गुर्दा मतलब किडनी, ये हमेशा होता है यूरिया के द्वारा उत्सर्जित, यानी कि यूरिया बाहर निकलता है ना। कौन सा अपशिष्ट उत्पाद है जो गुर्दे द्वारा उत्सर्जित होता है? तो यूरिया। ओके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, काफ़ी लॉन्गेस्ट क्वेश्चन है। परिसंचरण तंत्र में कौन सी रक्तवाहिका ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के बाकी हिस्सों तक ले जाती है? धमनी का नाम सुना है? धमनी, यही राइट ऑप्शन है। नस पे मत लगाना, धमनी इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। हृदय का नाम आता है तो धमनी इज अ राइट ऑप्शन। जहाँ भी मिले ऑप्शन में धमनी टिक लगा दियो, जहाँ भी हृदय का नाम आया हो। निम्नलिखित में से कौन सा परिसंचरण और उत्सर्जन में लसिका तंत्र का कार्य है? लसिका तंत्र का कार्य है। तो लसिका तंत्र का जो कार्य है वो कौन सा है? जल्दी बताओ फटाफट तेजी से। यहाँ पर जो लसिका तंत्र का कार्य है यार, वो संक्रमण से लड़ना, यही राइट ऑप्शन है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 देख लेते हैं। मूत्र नलिका में प्रभावी निस्पंदन दबाव EFP है तो 10 mm ऑफ Hg। mm ऑफ Hg का मान सुना? मिलीमीटर ऑफ Hg। कितना पारा ऊपर चढ़ा? तो यहाँ पे 10 पे लगा दो, बी नंबर इज द राइट ऑप्शन। ओके, करेक्ट। चलिए क्वेश्चन पहले आप 26 में पढ़ो और राइट ऑप्शन उसका बताने की कोशिश करो कि सर इसका राइट ऑप्शन ये वाला होगा। कुल 50 क्वेश्चन लिए हैं, ज़्यादा नहीं लिए हैं। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा परिसंचरण तंत्र में प्लीहा का कार्य है? निम्नलिखित में से कौन सा परिसंचरण तंत्र में प्लीहा का कार्य है?
तो जो पिलिया कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा ऑप्शन ये सी दिख रहा है, इसी पे टिक लगा दो। रक्त को फिल्टर करना और पुरानी लाल रक्त कोशिकाओं को हटाना। ठीक है, ओके। अरे यार यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, आपकी तरह कोई नहीं है यार। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा श्वसन तंत्र के माध्यम से उत्सर्जित अपशिष्ट उत्पाद है? निम्नलिखित में से कौन सा श्वसन तंत्र के माध्यम से उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थ है? तो श्वसन तंत्र, देखो हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, अंदर फेफड़ों में रासायनिक क्रियाएं होती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, बाहर निकलती है, ग्लूकोज होता है और प्लस एनर्जी हमारी बॉडी में संचित हो जाती है। तो यहाँ पर बी पे टिक लगा दो, कार्बन डाइऑक्साइड वे झिझक। ओके, अरे बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, तुमसे बढ़ के कोई चीज़ नहीं है यार। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मुंह में धर दिया, मुंह में कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए जिम्मेदार है? एमाइलेज एंजाइम जो होता है वो मुंह में कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए जिम्मेदार होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 29 देखते हैं। पाचन तंत्र के किस भाग में पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण होता है? हमेशा छोटी आंत में। ओके, हमेशा छोटी आंत में। पाचन तंत्र के किस भाग में पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण होता है? छोटी आंत में हमेशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30। निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र उन अंगों का सही क्रम है जिनमें होकर भोजन गुजरता है? तो सबसे पहले मुख, फिर ग्रास नली, फिर अमाशय जैसा पेट बोलते हो, फिर छोटी आंत, बड़ी आंत। ढूंढ लो ऑप्शन कहाँ पर है। ग्रास नली, यह पेट ना, पहले ग्रास नली आगा, तो इसमें से ये बी नंबर, पहले ग्रास नली फिर पेट आगा, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत। ऑप्शन गलत कर दिए, चारों ऑप्शन में से कोई भी राइट ऑप्शन नहीं है। बड़ी आंत, छोटी आंत, पेट, ग्रास नली, सही क्रम है बड़ी आंत, छोटी आंत, पेट, ग्रास नली। ये उल्टा क्रम है यार ये वाला, ये पहले तो है, पहले क्या है यार? निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र में उन अंगों का सही क्रम है जिसमें होकर भोजन गुजरता है? तो पहले तो वो ग्लास नली में जाता है, इसमें से कोई राइट ऑप्शन ना, बी नंबर होना चाहिए था, लेकिन बी नंबर में पहले छोटी नली आती फिर बड़ी नली आती, मतलब पहले छोटी आंत आएगी फिर बड़ी आंत आती। अगर तुम इसमें जाओगे तो ये उल्टा हो रहा है, पहले बड़ी आंत आ रही है, फिर छोटी आंत, फिर पेट, फिर ग्रास नली, है ना? ये घट्टा क्रम है ना? ये है सही पर घट्टा क्रम है ये वाला, पर मुझे ये नहीं लेना है, छोड़ो इस चीज़ को, इसमें कोई राइट ऑप्शन नहीं है, हटाओ। लैक्टोज निम्न से बना है, लैक्टोज निम्न से बना। लैक्टोज जो होता है वो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलकर बनता है। कहाँ पर है? बी पे टिक लगा, ये रहा, सी पे टिक लगा दो। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलकर क्या बनता है? हमेशा लैक्टोज बनता है। 32 देखते हैं। एक फैटी एसिड असंतृप्त है अगर इसमें मौजूद है डबल बॉन्ड। फैटी एसिड अनसैचुरेटेड है अगर उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तब। चलिए अगला क्वेश्चन देखो 33। प्रोटीन की द्वितीयक संरचना किसके द्वारा स्थिर होती है? तो प्रोटीन की जो द्वितीयक संरचना होती है वो हमेशा फॉस्फोडाइएस्टर बंधन, हाइड्रोजन बॉन्ड या ईथर बॉन्ड या पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड का नाम आपने सुना है? पेप्टाइड बॉन्ड का नाम सुना है आपने? हाँ सुना है, पर ये नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से स्थिर होती है। चलिए 34 देखते हैं। डीएनए में मौजूद शर्करा, डीएनए में पेंटोस शुगर पाई जाती है। कहाँ पर है? पेंटोस, ट्रायोज, हेक्सोस, टेट्रोज, ये है डी नंबर पे टिक लगा दो, पेंटोस शर्करा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35। स्तनधारियों में कार्बोहाइड्रेट इस प्रकार संग्रहित होता है, किस प्रकार संग्रहित होता है? मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड नहीं हो सकता, रक्त में ग्लूकोज नहीं हो सकता, जिगर में ग्लूकोज नहीं हो सकता, डी पे लगा दो यकृत, और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन इज ए राइट ऑप्शन। 35 का डी नंबर पे टिक लगा दो, बेझिझक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो कार्बोहाइड्रेट अणुओं के बीच मौजूद बंधन है। अगर दो कार्बोहाइड्रेट के अणु हैं तो उनके बीच में ना ये ग्लाइकोसिडिक बंधन होता है। कौन सा बंधन होता है? ग्लाइकोसिडिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 37। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय श्वसन के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ है? तो ये क्वेश्चन अभी ऊपर भी पूछा गया था, फिर से अगेन यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट हो गया। यहाँ पर आप बी पे टिक लगा दो, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ राइट ऑप्शन। देखो श्वसन के दौरान डायाफ्राम का प्राथमिक कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? श्वसन के दौरान डायाफ्राम का प्राथमिक कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बी पे टिक लगाओ, सांस लेने में सुविधा के लिए संकुचन विश्राम। जैसे हम सांस लेते हैं ना, सांस ली हमने ये, तो डायाफ्राम जो होता है ना वो अप डाउन होता रहता है। जब सांस छोड़ेंगे, सांस ले ली, डायाफ्राम नीचे आ गया। जब सांस छोड़ोगे तो डायाफ्राम धक्का मारेगा, फेफड़ों को क्या, ऑक्सीजन को बाहर निकाल, तब ऑक्सीजन बाहर निकलती है। सांस लोगे डायाफ्राम नीचे, सांस छोड़ोगे डायाफ्राम ऊपर। तो डायाफ्राम का काम क्या होता है? ठीक है, सांस लेना देना, मतलब संकुचन, सिकुड़ना और स्थिर रहना, ऐसा मांगे चलो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 39।
कौन सी रक्त वाहिका शरीर से ऑक्सीजन रहित रक्त को परिसंचरण तंत्र में वापस हृदय तक लेकर जाती है? नस इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 40। तनाव और उत्तेजना के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया को विनियमित करने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? तो 40 का राइट ऑप्शन कौन सा लग रहा है भाई आपको? बी पे टिक लगा दो, एपिनेफ्रीन इज द राइट ऑप्शन। 40 का राइट ऑप्शन कौन सा है? एपिनेफ्रीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा संयोजी ऊतक व्यक्तिगत मांसपेशियां फाइबर को घेरता है? कौन सा संयोजी ऊतक व्यक्तिगत मांसपेशियों फाइबर को घेरता है? एंडोमीशियम इज द राइट ऑप्शन, है ना। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है। रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? यार ये तो बड़ा मामला गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पर थायरोक्सिन तो नहीं है, एल्डोस्टेरोन, इंसुलिन, सी पे टिक लगाओ, पैराथायरॉयड हार्मोन, यही राइट ऑप्शन है मेरे ख्याल से, पैराथायरॉयड हार्मोन, अरे यही है राइट। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। शरीर में कोर्टिसोल का प्राथमिक कार्य क्या है? शरीर में कोर्टिसोल का प्राथमिक कार्य क्या है? तो शरीर में कोर्टिसोल का प्राथमिक कार्य जो होता है ना, तनाव प्रतिक्रिया का विनिमय, ये होता है राइट ऑप्शन। 45 देख लेते हैं। लाल रक्त कोशिका उत्पादन को उत्तेजित करने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? लाल रक्त वालियों को, अरे यार बड़ा मामला गड़बड़ है। लाल रक्त कोशिका उत्पादन को उत्तेजित करने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? हार्मोन के 2 से 3 क्वेश्चन, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन एग्जाम पेपर में फंस सकते हैं। और अगर हार्मोन का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में आता है ना, वो यहीं से आएगा, इसके अलावा कहीं से नहीं आएगा। बेझिझक टेंशन फ्री रहो। तो यहाँ पर आप टिक लगा दो, एरिथ्रोपोइटिन इज़ द राइट ऑप्शन। 45 का सी लगाओ, एरिथ्रोपोइटिन इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 46। कौन सा हार्मोन शरीर के सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है? मेटाटोनिन। ये मेटाटोनिन हार्मोन जो होता है वो शरीर के सोने जागने चक्र को कंट्रोल करता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 47। कौन सा हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथियों द्वारा निर्मित होता है और शरीर में नमक और पानी के संतुलन को नियंत्रित करने में मदद करता है? वो है तुम्हारा, वो है आपका, वो है और जो है वो सो है। बी पे टिक लगाओ, एल्डोस्टेरोन इज़ द राइट ऑप्शन, एल्डोस्टेरोन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48। रक्त में शर्करा यानी कि ग्लूकोज के स्तर को कम करने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? इंसुलिन हार्मोन जिम्मेदार है। थायराइड ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है जो चयापचय दर को नियंत्रित करता है? जो चयापचय दर को नियंत्रित करता है वो है थायरोक्सिन इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए लास्ट क्वेश्चन रह गया है 50। मादा प्रजनन प्रणाली में अंडाशय द्वारा कौन सा हार्मोन मुख्य रूप से निर्मित होता है? यानी कि एक तो आपका प्रोजेस्टेरोन होता है और एक आपका एस्ट्रोजन होता है, यानी कि डी पे टिक लगा दो, बी और सी दोनों। डी नंबर इज़ द राइट ऑप्शन, है ना। तो आज इस लेक्चर में हमने 50 क्वेश्चन पढ़े हैं और ये मास्टर क्वेश्चन है जो हर साल एग्जाम पेपर में फंसते ही फंसते हैं। इसलिए इन क्वेश्चन को मत छोड़ना, बड़े प्यार के साथ में इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, याद करना, समझना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।